Now we will discuss about next plant group, gymnosperms. तो जिम्नोस्पर्म्स में देखिए क्या विशेषता है। देखिए जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिम्नोस एंड स्पर्म्स। तो यहां पर दो वर्ड से मिलकर बना है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस एंड स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का मतलब सीड और जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। तो यहां पर जिम्नोस्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है सीड और जिम्नोस मतलब होता है नेकेड। ठीक, तो ऐसे प्लांट जिनका सीड नेकेड होता है उनको जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म्स आर naked seeded plants, naked seeded plants। ठीक है, आपको मालूम है सीड जो है वो ओव्यूल से डेवलप करता है, यानी ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन गेट कन्वर्टेड टू सीड। तो सीड क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। तो सीड क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है और ये ओव्यूल से बनता है। तो सीड नेकेड है, इसका मतलब जो ओव्यूल है वो भी नेकेड होगा। तो ओव्यूल जो होता है जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड होता है, वो किसी ओवरी वॉल से सराउंडेड नहीं होता है, जैसा कि एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म भी दो शब्द से बना हुआ है, एंजियोस एंड स्पर्मा। एंजियोस मतलब कवर्ड, स्पर्मा मतलब सीड। तो एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कवर्ड सीड होता है, यानी एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, यानी ओवरी वॉल ओव्यूल को कवर की रहती है, इनक्लोज की रहती है। जबकि जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होता है, यानी सीड जिससे बन रहा है ओव्यूल, उसके चारों ओर कोई ओवरी वॉल का इंक्लोजर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, यानी ओव्यूल जो है इट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। So ovule remain exposed before fertilization and after fertilization. तो ovule is remain exposed, मतलब environment के संपर्क में रहता है क्योंकि उसके चारों ओर कोई कवरिंग नहीं है। तो ovule remain exposed before and after fertilization, ठीक है। तो ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों ही कंडीशन में एक्सपोज्ड रहता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो ये पहला कुछ वर्ड्स हैं एनसीईआरटी बुक में जो आपको ध्यान रखना है। जिम्नोस्पर्म जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है, जिम्नोस एंड स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनमें नेकेड सीड्स पाए जाते हैं, और क्योंकि सीड ओव्यूल से बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो इसलिए सीड पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट हुआ। और ओव्यूल भी इनक्लोज्ड नहीं होता है ओवरी वॉल से, इसी वजह से सीड भी इनक्लोज्ड नहीं होता है ओवरी वॉल से, जो कि बाद में फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है एंजियोस्पर्म्स के केस में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और एनसीईआरटी बुक ने लाइन लिखा है कि ओव्यूल रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें दो तरह के प्लांट्स देखे जाते हैं। जो हैबिट होता है जिम्नोस्पर्म का, उसमें कुछ प्लांट वृक्ष के रूप में देखे जाते हैं, कुछ प्लांट झाड़ियों के रूप में देखे जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में दो तरह के प्लांट्स देखे जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में दो तरह के प्लांट देखे जाते हैं, ट्रीज एंड श्रब्स।
श्रब्स, श्रब्स मतलब झाड़ियां और ट्रीज मतलब वृक्ष। तो जिम्नोस्पर्म में ट्रीज एंड श्रब्स देखे जाते हैं। और ट्री में भी दो तरह के ट्रीज होते हैं, लार्ज साइज ट्रीज भी हो सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स में और मीडियम साइज ट्रीज भी हो सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। तो आप यहां मेंशन कर लेंगे लार्ज साइज ट्रीज और मीडियम साइज ट्रीज। तो लार्ज ट्रीज और मीडियम ट्रीज भी देखे जाते हैं, मीडियम ट्रीज। तो लार्ज ट्रीज एंड मीडियम ट्रीज आपको जिम्नोस्पर्म में दिखेंगे। अब लार्ज ट्रीज का जहां तक बात है तो लार्ज ट्री के एग्जाम्पल में एक तो पाइनस आ जाता है और दूसरा जो है वो रेडवुड ट्री आता है जिसको सिकोया बोलते हैं, यूएसए में पाया जाता है, स्पेशली कैलिफोर्निया का जो रेडवुड ट्री है सिकोया, वो वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट के कैटेगरी में आता है। तो आप इसको भी मेंशन कर लेंगे रेडवुड ट्री। तो पाइनस भी टॉल ट्रीज के कैटेगरी में आता है, लार्ज ट्रीज के कैटेगरी में आता है, ठीक है। और सिकोया लिख लेंगे, तो सिकोया का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सिकोया है इसको रेडवुड ट्री कहा जाता है, रेडवुड ट्री कहा जाता है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। एक तरह से कहा जाए तो सिकोया की एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज है वो दुनिया में सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया का। तो अब सिकोया में बहुत सारे प्रजातियां होती हैं, बहुत सारे स्पीशीज होती हैं, वो सभी लंबे होते हैं, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर सिकोया की जो प्रजाति होगी वो सबसे लंबी प्रजाति होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और पाइनस भी काफी लंबा होता है। तो टॉल ट्रीज या लार्ज ट्रीज के कैटेगरी में सिकोया और पाइनस आते हैं, और मीडियम साइज ट्रीज के कैटेगरी में साइकस आता है। क्या आता है? साइकस आता है। तो साइकस और पाइनस ये दो कॉमन जिम्नोस्पर्म हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करनी है, ठीक है। तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म के केस में कि इनका जो हैबिट है, मतलब जो ट्री या प्लांट का नेचर है वो ट्रीज या श्रब्स के रूप में पाए जाते हैं। ट्रीज में लार्ज ट्री होते हैं, उसको टॉल भी आप लिख सकते हैं, टॉल और लार्ज ट्री, और दूसरा मीडियम साइज ट्री, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जिम्नोस्पर्म में हर्ब्स नहीं देखे जाते, हर्ब्स रेयर होते हैं। जैमिया पिग्मिया नाम का जिम्नोस्पर्म जो है वो हर्ब है, अकेला एक्सेप्शन है जिम्नोस्पर्म में। तो उसका जिक्र एनसीईआरटी बुक नहीं लिखती है, वो बस बताती है कि जिम्नोस्पर्म में ट्रीज और श्रब्स पाए जाते हैं, जो कि सही है। रेयर चीजों को डिस्कस तब किया जाता है जब उसकी आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में ट्रीज और श्रब्स पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि सिकोया जो है वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है प्लांट किंगडम में, और उसको रेडवुड ट्री या जायंट रेडवुड ट्री कहा जाता है। तो एक बार फिर से आप इसको नोट कर लेंगे, जायंट रेडवुड ट्री सिकोया। और यहाँ पर सिकोया जो है वो हर जगह नहीं पाया जाता। जो टॉलेस्ट सिकोया है वो कैलिफोर्निया का है, यूएसए में कैलिफोर्निया जगह है, और वहाँ पर ये सिकोया पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए जो जिम्नोस्पर्म में रूट्स होते हैं वो रूट टैप रूट होते हैं। रूट दो तरह के होते हैं, टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है। तो ये कैसा रूट होता है जिम्नोस्पर्म में? टैप रूट होता है। तो जिम्नोस्पर्म्स में कौन सा रूट होता है? टैप रूट पाए जाते हैं, ठीक। जिम्नोस्पर्म में टैप रूट पाए जाते हैं, ठीक। और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिम्नोस्पर्म की जिसमें कुछ विशेष तरह के रूट पाए जाते हैं। तो सम स्पेशल roots are also seen in some gymnosperms. Some special roots are also seen in some gymnosperms. सभी में नहीं, कुछ में, some gymnosperms. तो कुछ जिम्नोस्पर्म में कुछ स्पेशल रूट भी देखा जाता है। अब वो कौन सा स्पेशल रूट देखा जाता है, ठीक। तो उसमें माइकोराइजल रूट है और
कोरॉइड रूट देखा जाता है। तो आप इसको लिख लेंगे सब जिम्नोस्पर्म में, तो उसमें पाइनस का नाम याद रखिएगा और साइकस का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन से ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जिनमें सब स्पेशल रूट पाया जाता है, तो एक पाइनस का नाम याद रखेंगे और एक साइकस का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो पाइनस में जो है वो माइकोराइजल रूट पाया जाता है, ठीक है। मतलब माइकोराइजल रूट क्या होता है, ये रूट के साथ फंजाई का एसोसिएशन होता है, फंगल एसोसिएशन होता है, फंगल एसोसिएशन होता है, ठीक है। यानी रूट ऑफ पाइनस और उसके साथ फंजाई के हाइफा या माइसीलियम एसोसिएटेड होते हैं, तो उसको माइकोराइजल रूट कहा जाता है। इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहा जाता है। तो माइकोराइजल रूट किस में पाया जाता है, पाइनस में पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो रूट है पाइनस का वो फंजाई को बेनिफिट पहुंचाता है और फंजाई जो है वो रूट को बेनिफिट पहुंचाता है। यानी जो फंजाई है वो वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक, मिनरल्स। और रूट जो है वो फंगल हाइफा के लिए फूड का एक सोर्स का काम करता है, क्योंकि फूड फ्लोएम के जरिए जब रूट में आते हैं तो उसी का कुछ शेयर फंजाई को भी मिल जाता है। तो रूट जो है वो शेल्टर देता है एंड फूड देता है बदले में। तो दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है पाइनस और फंजाई, वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। सो इट इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। इसको सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। तो ये हो गया। अच्छा, साइकस में जो रूट होता है उसको कहा जाता है कोरॉइड रूट कहा जाता है। कोरल जैसा होता है, मूंगे जैसा रूट होता है। तो साइकस में जो रूट होता है वो कोरॉइड रूट होता है, कोरॉइड रूट होता है। ये स्मॉल रूट होते हैं, स्मॉल स्पेशल रूट होते हैं, ये स्मॉल स्पेशल रूट होते हैं। और इनमें भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। ये भी एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाता है, ठीक है ना। ये माइकोराइजल रूट भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाता है, कोरॉइड रूट भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाता है। कोरॉइड रूट स्मॉल स्पेशल रूट होता है साइकस में, ठीक। और इसमें क्या होता है कि इट कंटेन्स, कोरॉइड रूट में होता क्या है, इट कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। इसमें ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो इसको नाइट्रोजन मिलता रहता है और जिस मिट्टी में कोरॉइड रूट होगा वहां नाइट्रोजन की भरमार रहती है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं कोरॉइड रूट ऑफ साइकस में। उसमें रूट का जब आप सेक्शन काटेंगे तो उसके अंदर जो कॉर्टेक्स होता है उसी एरिया में कुछ सेल्स के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी घुसे रहते हैं, जैसे एनाबिना, नोस्टक भी पाया जाता है लेकिन एनाबिना ज्यादा पाया जाता है। तो एनाबिना साइकेडी नाम का ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कोरॉइड रूट के अंदर रह करके, ठीक है। तो ये हो गया कोरॉइड रूट के बारे में और माइकोराइजल रूट के बारे में। और जिम्नोस्पर्म में जो रूट होता है वो कैसा रूट होता है, वो टैप रूट होता है। जिम्नोस्पर्म के स्टेम की बात करते हैं और फिर लीव्स की बात करते हैं। रूट का तो हमने डिस्कशन कर दिया है। तो जिम्नोस्पर्म में जो स्टेम होता है वो कुछ जिम्नोस्पर्म में अनब्रांच स्टेम होते हैं और कुछ जिम्नोस्पर्म में ब्रांच स्टेम होते हैं, ठीक है। अनब्रांच स्टेम का एग्जांपल हो गया साइकस और ब्रांच स्टेम का एग्जांपल हो गया पाइनस, ठीक है। और साइकस में जो स्टेम होता है उसमें आप कहीं ब्रांचिंग नहीं देखेंगे और ऊपर पत्तियों का समूह स्टेम के टिप से निकला रहता है। ये पत्ती है, ये एक पत्ती है और ये दूसरी पत्ती है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारी पत्तियां जो हैं वो स्टेम के टिप पर पाई जाती हैं। ये साइकस है, ठीक है, ये साइकस है। तो साइकस में जो स्टेम है वो अनब्रांच है और ऊपर जो है वो क्राउन ऑफ लीफ पाया
में जो स्टेम होता है उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है और नीचे वाले ब्रांचेस जो हैं वो सबसे लंबे होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ब्रांचेस छोटे होते जाएंगे, यानी सबसे ऊपर सबसे बाद में ब्रांच निकला है तो उसकी लंबाई अभी कम है, लेकिन नीचे वाला ब्रांच पहले निकल चुका है तो उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। तो आपको ब्रांचेस मिलेंगे, ठीक है। और फिर इन ब्रांचेस से आपको ऐसे पत्तियां, सुई जैसी पत्तियां पाइनस में निकली हुई मिलेंगी। ये देखिए, ये लॉन्ग शूट है और ये छोटा सा आप देख रहे हैं ड्वार्फ शूट है। ये ड्वार्फ शूट है और इससे नीडल जैसी पत्तियां निकली हुई, ये नीडल जैसी पत्तियां निकली हुई हैं। तो आप देखेंगे ड्वार्फ शूट और लॉन्ग शूट दोनों तरह के शूट होते हैं। तो इनको लॉन्ग शूट कहा जाता है। ये भी लॉन्ग शूट है, ये भी लॉन्ग शूट है। और लॉन्ग शूट के ऊपर बौने शूट होते हैं, ड्वार्फ शूट होते हैं। तो आप देखेंगे ये ब्रांच स्टेम का एग्जांपल है। पाइनस में ये ब्रांच दिख रही है, ये मेन स्टेम है और ये ड्वार्फ शूट है। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है तो मैं लिख दे रहा हूं, ये ड्वार्फ शूट है और इसे लॉन्ग शूट कहा जाएगा, लॉन्ग शूट कहा जाएगा। और ये मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम है। तो पाइनस का पेड़ में आप एक मेन स्टेम देखेंगे, उससे ब्रांचेस निकले होंगे, उनको लॉन्ग शूट कहेंगे। और उनके ऊपर फिर बहुत ही छोटे बौने ब्रांच निकले होंगे जिनको ड्वार्फ शूट कहेंगे। और इन्हीं बौने ब्रांचेस के ऊपर पत्तियां निकली रहती हैं, इनको लीव्स कहते हैं। ये 3 लीव्स दिख रही है, ये 3 लीव्स दिख रही है, ठीक है। और ये जो 3 लीव्स दिख रही है, कोई जरूरी नहीं कि सभी पाइनस की प्रजातियों में 3 ही पत्ती हो, 3 लीव्स भी हो सकती हैं। और लीव्स को नीडल कहा जाता है। और नीडल, तो पाइनस में पत्तियों को क्या कहा जाता है? नीडल कहा जाता है, क्योंकि वो सुई जैसी पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि 3 ही नीडल निकला हो, 4 नीडल भी निकला हो सकता है, 5 नीडल भी निकला हो सकता है, लेकिन वो अलग अलग पाइनस की स्पीशीज में अलग अलग होता है। कुछ में 3 नीडल वाला पाइनस होगा, कुछ में 4 नीडल वाला पाइनस होगा, कुछ में 5 नीडल वाला पाइनस होगा। कुछ पाइनस 3 नीडल वाले होते हैं, कुछ पाइनस 4 नीडल वाले होते हैं, मतलब उनके ड्वार्फ शूट से 4 नीडल निकला होगा। यहाँ 3 नीडल, हर ड्वार्फ शूट से कितना नीडल निकला है? 3 नीडल निकला, मतलब 3 पत्तियां निकली हैं। अब अलग बात है, कोई पत्ती सूख के टूट के गिर गई तो 2 ही दिखेगी, तो आप ये मत सोचेगा कि इसमें 2 नीडल वाला पाइनस है ये, ठीक है। पत्तियां सूख के टूट के गिर सकती हैं। तो ये हो गया पाइनस में जो स्टेम होता है वो ब्रांच दिखाता है। तो ये ब्रांचेस है, नीचे का ब्रांच सबसे बड़ा होगा, ऊपर वाला ब्रांच सबसे छोटा होगा। और इस कारण से ये जो पाइनस का शेप होता है, देख रहे हैं, ये कोन जैसा होता है। कैसा होता है? कोन जैसा होता है, क्योंकि नीचे ब्रांचेस ज्यादा चौड़ा है, ऊपर के ब्रांचेस कम चौड़े हैं। तो कोनिकल शेप जो आता है पाइनस का, इसी को एक्स करंट हैबिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स करंट हैबिट। तो एक्स करंट हैबिट कहा जाता है। तो पाइनस कौन सा हैबिट दिखाता है? एक्स करंट हैबिट दिखाता है। एक्स करंट का मतलब नीचे के ब्रांचेस ज्यादा लंबे और जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे ब्रांचेस छोटे होते जाएंगे, ठीक है, उनकी लंबाई कम होती जाएगी। तो एक कौन सा शेप आएगा? कोन का शेप आएगा। और पहाड़ी एरिया में ये जो कोनिकल शेप होता है प्लांट को टिकाने में मदद करता है, वरना बरगद जैसा अगर पेड़ होगा तो पेड़ गिर जाएगा। पहाड़ पर जो ढलान होता है उस पर कोनिकल ट्री ही आसानी से टिक सकते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना। और स्नो गिरेगी, बर्फ गिरेगी, तो बर्फ जो है आसानी से सरक करके नीचे जा सकती है। नहीं तो बर्फ अगर पेड़ के डाल पर टिकी रहेगी तो पेड़ का वजन, पेड़ के ऊपर वजन बढ़ेगा और पेड़ टूट के गिर जाएगा। तो ये एक्स करंट हैबिट हिली एरियाज में पाइनस को आसानी से एस्टेब्लिश कर पाता है। तो स्टेम के बारे में बात हो गई। अनब्रांच और ब्रांच 2 तरह के स्टेम होते हैं। अब लीव्स की बात करते हैं। तो लीव्स जिम्नोस्पर्म में आप देखेंगे 2 तरह का लीव्स। कुछ जिम्नोस्पर्म में सिंपल लीव्स पाया जाता है और कुछ जिम्नोस्पर्म में कंपाउंड लीव्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल लीफ पाया जाता है पाइनस में। किस में पाया जाता है? पाइनस में। तो सिंपल लीफ का एग्जांपल है पाइनस, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में आपको लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल लीफ जो है वो पाइनस में पाया जाता है और कंपाउंड लीफ जो है वो साइकस में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर पाइनस के साथ सिड्रस का भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो पाइनस और सिड्रस दोनों याद रखेंगे, पाइनस में भी और सिड्रस में भी, ठीक है। उसमें भी ब्रांचेस होते हैं। तो पाइनस
एंड सिट्रस। देवदार आप जानते होंगे, देवदार का वृक्ष पहाड़ों पर मिलता है, वही है सिट्रस। चीड़ का वृक्ष पाइनस, देवदार का वृक्ष सिट्रस। तो पाइनस और सिट्रस दोनों में ही ब्रांच स्टेम होते हैं। साइकस में क्या होता है, अनब्रांच स्टेम होते हैं। जहां तक पत्तियों की बात है तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। तो अब हाई स्कूल में तो पढ़े होंगे सिंपल और कंपाउंड, या आगे चल के अभी बताएंगे जब हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, तो वहां सिंपल कंपाउंड बताएंगे। तो फिलहाल अभी जान लो कि दो तरह की पत्तियां होती हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीफ जो होती है वो कुछ इस तरह की होगी, उसमें एक मिडरिब होगी और उसके बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस होंगे, लेटरल वेन्स होंगे, ठीक। और कंपाउंड लीफ में जो ये आप देख रहे हो, ये लेमिना, ये जो पत्ती का चौड़ा सा हिस्सा होता है उसको लेमिना बोलते हैं, वो कई ब्रांच में कटी रहती है। तो ये लेमिना जो है ऐसे कटी रहती है, ये लेमिना कट गई, तो इसको बोल देंगे कंपाउंड लीफ। क्या हो गया ये, कंपाउंड लीफ। तो आप देख रहे हो साइकस में जो लीफ तुमको दिख रही है इसको कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ये देखो, ये एक पत्ती है जिसमें ये लीफलेट है। तो कंपाउंड लीफ के हर यूनिट को लीफलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीफलेट कहा जाता है। तो ये कंपाउंड लीफ है। तो कंपाउंड लीफ पाया जाता है साइकस में, और सिंपल लीफ चूंकि वो नीडल जैसा होता है, यही सिंपल लीफ इसमें नीडल जैसा होता है। नीडल जैसा बनने में इसमें सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे वाटर लॉस नहीं हो पाता है, क्योंकि पहाड़ पर पानी की कमी होती है, ठीक है ना। तो ये पाइनस ऐसे जगह पाया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है, तो अपने अंदर पानी को बचा के रखना है, तो इसके पत्ती का जो सरफेस एरिया है उसको रिड्यूस करने के लिए वो पतला हो जाता है, सुई जैसा हो जाता है, ताकि उससे वाटर का ट्रांसपिरेशन ना हो सके, वाटर लॉस ना हो सके, या हो तो बहुत कम ट्रांसपिरेशन हो। तो यानी कि जो पाइनस में सिंपल लीफ होती है या सिट्रस में सिंपल लीफ होती है, वो नीडल जैसी होती है, ठीक है, नीडल जैसी होती है। खासकर पाइनस की मैं बात कर रहा हूँ, सिट्रस को यहाँ मत शामिल करिएगा। तो पाइनस की लीफ जो है वो नीडल जैसी होती है, जबकि साइकस की लीफ जो होती है वो उसकी लेमिना कई हिस्से में बटी होती है, और हर हिस्से को लीफलेट कहते हैं, ठीक है ना। और लीफलेट को ही पिन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिन्ना, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक लिखता है कि साइकस में जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं वो कई सालों तक पेड़ पर आपको दिखाई देती हैं, जबकि साइकस में, जबकि पाइनस में जो लीफ होती है वो समय समय पर एक ही साल में टूट के अलग हो जाती हैं, फिर नई लीफ निकलती है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन साइकस आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स, पिन्नेट leaves persist for years, मतलब कई सालों तक पिन्नेट लीफ जो है आप साइकस के स्टेम के टिप पर लटका हुआ देखेंगे, 3 साल 4 साल 5 साल, तब जाके टूट के गिरेगी। जबकि साइकस में, जबकि पाइनस में जो नीडल जैसा पत्ती दिख रहे हैं ये हर साल टूट के गिर जाती है। क्लियर हो गया। तो एक बार फिर समझ लीजिए, साइकस में स्टेम जो होता है जिम्नोस्पर्म में वो अनब्रांच और ब्रांच होता है, बता चुके। लीफ जो होता है वो सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीफ में लेमिना जो है वो कटी फटी नहीं रहती है, लेमिना डेवलप्ड रहती है। बस अंतर क्या है कि सरफेस एरिया जो है बहुत कम हो जाता है और नीडल में कन्वर्ट हो जाता है पाइनस में। जबकि साइकस में लीफ कंपाउंड होती है, उसमें लेमिना कई लोब्स में डिवाइड हो जाता है, लेमिना कई लोब्स में डिवाइड हो जाता है। यही जो लेमिना आप देख रहे हैं, लेमिना ऐसे कट करके एक लोब बना दिया, दूसरा लोब बना दिया, तीसरा लोब बना दिया, चौथा, पांचवा, छठवां, और हर लोब को लीफलेट कहते हैं, और लीफलेट को ही क्या कहते हैं, पिन्ना। तो साइकस में पिन्नेट लीफ पाई जाती है, मतलब पिनेटली कंपाउंड लीफ भी इसको बोला जाता है। कंपाउंड लीफ तो है तभी तो पिन्ना आया, तो कंपाउंड लीफ होता है, उसी को पिन्नेट लीफ भी कहते हैं। इट परसिस्ट फॉर ईयर, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में जो लीफ है वो जीरोफिटिक एडाप्टेशन दिखाता है, मतलब हाई टेम्परेचर एरिया में रहने के लिए जो एडाप्टेशन होना चाहिए, ह्यूमिडिटी अगर कम है तो उस कंडीशन में रहने के लिए जो एडाप्टेशन चाहिए, प्लस विंडी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो उस केस में, रेगिस्तानों में बहुत धूल भरी आंधी और हवा चलती है, पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो विंड के हिसाब से, ह्यूमिडिटी के हिसाब से और एक्सट्रीम टेम्परेचर के हिसाब से जो लीफ हैं वो एडाप्टेड होती हैं। तो जिम्नोस्पर्म में आप लिख लेंगे लीव्स आर एडाप्टेड, ठीक है। तो लीव्स
are adapted according to extreme temperature, ठीक, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो आप यहां देखें ध्यान से कि लीव्स आर एडाप्टेड, किसके मुताबिक एडाप्टेड होती है? एक्सट्रीम टेम्परेचर के मुताबिक एडाप्टेड होती है, ह्यूमिडिटी के मुताबिक। ह्यूमिडिटी मतलब कम ह्यूमिडिटी, पहाड़ों पर भी ह्यूमिडिटी कम होती है, रेगिस्तान में भी ह्यूमिडिटी कम होती है, तो और विंड के मुताबिक एडाप्टेड होती है। तो विंड से बचना है, ह्यूमिडिटी की कमी से बचना है, मॉइस्चर की कमी से बचना है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचना है। इससे अपने आप को बचाने के लिए पत्तियां जो है कुछ कैरेक्टर दिखाती हैं, इसी को बोलते हैं लीफ आर एडाप्टेड अकॉर्डिंग टू जीरो, क्योंकि ये कंडीशन जीरोफिटिक कंडीशन है, ठीक है। तो लीफ जो है वो एडाप्टेड अकॉर्डिंग टू जीरोफिटिक कंडीशन या जीरोफाइटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग एडाप्टेड होती है, क्योंकि ये सारे कंडीशन जीरोफिटिक कंडीशन है, कम ह्यूमिडिटी का होना, हाई टेम्परेचर का होना और विंड का चलना, तो जीरोफिटिक कंडीशन माना जाता है। तो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां जो है वो जीरोफिटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग एडाप्टेड होती हैं, ठीक। और उनमें क्या एडाप्टेशन पाए जाते हैं? एक तो वही है कि जो पत्तियां जो है चौड़ी ना होकर के निडल जैसी होती हैं, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है। तो नीडल का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, जिससे कि वाटर लॉस नहीं हो पाता है, ये ध्यान रखेंगे, जिससे कि वाटर लॉस रिड्यूस हो जाता है। तो सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा? वाटर लॉस इज रिड्यूस्ड, वाटर लॉस इज रिड्यूस्ड, वाटर लॉस कम हो जाता है, ठीक है। तो वाटर लॉस रिड्यूस हो गया सरफेस एरिया कम होने से, क्योंकि जो सिंपल लीफ है उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, स्टोमेटा की संख्या भी कम हो जाएगी, तो वाटर का लॉस कम होगा, एक ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन से होता है, तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। दूसरा, पत्तियों पर जो है वो मोटा क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है, अपर सरफेस पर भी लोअर सरफेस पर भी, तो थिक क्यूटिकल लेयर, यानी जो एडाप्टेशन है वो क्या क्या है, तो उसमें थिक क्यूटिकल का लेयर भी पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। और जो स्टोमेटा होंगे वो धासे होंगे, इपिडर्मिस, आपको मालूम है पत्ती का सेक्शन काटेंगे तो ऊपर वाला लेयर को अपर इपिडर्मिस, नीचे वाले लेयर को लोअर इपिडर्मिस, तो इपिडर्मिस का जो लेयर है उसमें स्टोमेटा जो होंगे वो अंदर धंस के होंगे, सरफेस पर नहीं होंगे, धंस के अंदर होंगे, तो जिससे पानी निकलने में आसानी ना हो, तो संकेन स्टोमेटा बोलते हैं। और संकेन स्टोमेटा, संकेन स्टोमेटा, धंसे हुए स्टोमेटा, स्टोमेटा। तो पत्तियां जिम्नोस्पर्म की क्या एडाप्टेशन दिखाती हैं? अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए, ह्यूमिडिटी की कमी से बचाने के लिए और विंड से बचाने के लिए अपना सरफेस एरिया घटा लेती हैं, निडिल जैसी हो जाती हैं, जिसका एग्जांपल है पाइनस। इनमें संकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। और तीसरा, इनके ऊपर थिक क्यूटिकल का लेयर होता है, जिससे कि जो इपिडर्मिस से जो वाटर का जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है वो और कम हो जाए, ठीक है। तो हमने आपको रूट की प्रॉपर्टी, स्टेम की प्रॉपर्टी और लीफ की प्रॉपर्टी बता दी है जिम्नोस्पर्म की। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म्स में स्पोर की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म भी हेट्रोस्पोरस होते हैं, जैसे कुछ टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, और एंजियोस्पर्म भी हेट्रोस्पोरस होते हैं। अगर हम हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस के हिसाब से प्लांट को डिस्क्राइब करें तो ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, टेरिडोफाइट ज्यादातर होमोस्पोरस होते हैं, कुछ हेट्रोस्पोरस होते हैं, जिम्नोस्पर्म सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, और एंजियोस्पर्म भी सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी दो तरह के स्पोर बनाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब टू टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। और ये जो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मेगा यानी मैक्रोस्पोर, बड़ा स्पोर, ठीक है।
माइक्रोस्पोर का जो प्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है? इन माइक्रोस्पोरेंजियम, एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोर बनते हैं जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, ठीक है। और मेगास्पोर जो बनते हैं वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उसको मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है, और मेगास्पोरेंजियम ही है ओव्यूल, यही है ओव्यूल, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम ही ओव्यूल होता है, यही आगे चल के सीड बनता है और इसी के अंदर मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, दो तरह के वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम में और मेगास्पोर बनता है मेगास्पोरेंजियम में। और माइक्रोस्पोरेंजियम जिस स्ट्रक्चर पर पाया जाता है, जिस पत्ती जैसे स्ट्रक्चर पर पाया जाता है उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है लोकेटेड ऑन माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक, माइक्रोस्पोरोफिल। और उसी तरह से मेगास्पोरेंजियम जो है ये भी स्पेशल पत्ती जैसे स्ट्रक्चर पर पाया जाता है जिसको मेगास्पोरोफिल कहेंगे। तो लोकेटेड ऑन मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ठीक है। तो अब आपको यहां पर 3 टर्म, एक तरह से देखा था 6 टर्म समझना है। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, उसके ऊपर जो माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है वो क्या है, और उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो क्या है। उसी तरह से मेगास्पोरोफिल क्या है, उसके अंदर जो मेगास्पोरेंजियम है उसके ऊपर जो मेगास्पोरेंजियम रहते हैं वो क्या है, और इनके अंदर जो मेगास्पोर बनते हैं वो क्या है। तो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, ठीक। और कई सारे माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो एक स्पाइरली अरेंज होकर के कोन बनाते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज spirally in group to form male strobilus, मेल स्ट्रोबिलस बनता है, या उसी को मेल कोन कहा जाता है। तो मेल कोन किससे बनता है? माइक्रोस्पोरोफिल आपस में मिल करके स्पाइरल एक्सिस, एक एक्सिस के चारों स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं और एक उससे मेल कोन बन जाता है। ऐसे ही मेगास्पोरोफिल जो है ये भी स्पाइरल अरेंजमेंट दिखाते हैं और फीमेल कोन बनाते हैं। तो आप यहां भी लिख सकते हैं आर अरेंज्ड स्पाइरली in group to form female cone या फीमेल स्ट्रोबिलस, ठीक है, या इसी को फीमेल कोन कहा जाता है। तो एक तरह से हम अब रिप्रोडक्शन के तरफ आ रहे हैं जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, मेगास्पोर बनता है मेगास्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरोफिल पर, स्पेशल पत्ती जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और मेगास्पोरेंजियम पाए जाते हैं स्पेशल पत्ती जैसे स्ट्रक्चर पर जिसको मेगास्पोरोफिल कहा जाता है। और कई मेगास्पोरोफिल एक एक्सिस के चारों ओर स्पाइरली अरेंज होकर के क्या बनाती हैं? फीमेल कोन। और कई सारे मेगास्पोरोफिल एक एक्सिस के चारों ओर स्पाइरली अरेंज होकर के क्या बनाते हैं? मेल कोन बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो साइकस है ये डायोशियस होता है, डायोशियस प्लांट का एग्जाम्पल है, और जो पाइनस है वो मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल है, मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल है। मतलब पाइनस का जो पेड़ है उस पर मेल कोन और फीमेल कोन, मेल कोन और फीमेल कोन दोनों एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं। अब देखिए ये मेल कोन है, ये सब मेल कोन है, कई सारे मेल कोन एक साथ पाए जाते हैं। और ये फीमेल कोन है, फीमेल कोन थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ये फीमेल कोन है, ये फीमेल कोन, और ये मेल कोन है, ठीक है, ये मेल कोन है। तो फीमेल कोन और मेल कोन दोनों एक ही पेड़ पर पाए जा रहे हैं, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पेड़ पर पाए जा रहे हैं।
तो पाइनस क्या हो गया, मोनोशियस हो गया। मेल कोन एंड फीमेल कोन ऑकर ऑन, या मेल स्ट्रोबिलस एंड फीमेल स्ट्रोबिलस ऑकर ऑन सेम प्लांट। पाइनस में मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलस एंड फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलस ऑकर ऑन सेम प्लांट, ठीक। लेकिन साइकस में क्या होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पर नहीं होता है। साइकस में दो तरह के पेड़ होते हैं। साइकस में दो तरह के पेड़ होते हैं, एक मेल ट्री और दूसरा फीमेल ट्री। एक मेल ट्री होता है और दूसरा फीमेल ट्री होता है। तो साइकस में जो मेल प्लांट होता है उसके टॉप पर सिर्फ एक कोन होता है, वो मेल कोन होता है। ऐसे ये मेल कोन है, ठीक, मेल कोन, ठीक। लेकिन जो फीमेल साइकस होगा, फीमेल प्लांट जो होगा साइकस का जो फीमेल प्लांट होगा, मैं यहां नीचे बना देता हूं, उस पर मेगास्पोरोफिल बिखरे रहते हैं। वो ग्रुप में स्पाइरली अरेंजमेंट नहीं दिखाते हैं किसी एक्सिस के चारों ओर, यानी फीमेल कोन नहीं देखा जाता है साइकस में। साइकस में सिर्फ कौन सा कोन देखा जाता है, मेल कोन देखा जाता है साइकस में, ठीक। तो साइकस के पेड़ में केवल मेल कोन देखा जाता है, और जो साइकस का जो फीमेल प्लांट है, ये साइकस का फीमेल प्लांट है और ये साइकस का मेल प्लांट है। फीमेल प्लांट का कोई कोन नहीं दिखेगा आपको। साइकस के फीमेल प्लांट पर साफ साफ लिखेंगे फीमेल कोन इज एब्सेंट, कोन इज एब्सेंट। मतलब ये फीमेल कोन नहीं होगा, स्टोब्लेस नहीं होगा, क्योंकि जो मेगास्पोरोफिल है वो ग्रुप में एक एक्सिस के चारों ओर आकर के स्पाइरल अरेंजमेंट नहीं दिखाती है, बस बिखरी रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइकस में फीमेल कोन क्यों नहीं होता, तो बोलोगे साहब साइकस में फीमेल कोन बनाने के लिए जो मेगास्पोरोफिल है वो किसी एक्सिस के चारों ओर स्पाइरल अरेंजमेंट नहीं दिखाते, तो उसमें मेगास्पोरोफिल तो होगा लेकिन वो कोन के रूप में नहीं होगा। तो फीमेल कोन इज एब्सेंट बट मेगा स्पोरोफिल्स आर फाउंड स्कैटर्ड, बिखरे रहते हैं, आर फाउंड स्कैटर्ड। वही टिप पर ही मेगास्पोरोफिल जो है वो स्कैटर्ड रहते हैं, वो फीमेल कोन नहीं बनाते। तो पाइनस में दोनों कोन होते हैं, फीमेल कोन और मेल कोन, और एक ही पेड़ पर होते हैं, तो इसलिए उसको मोनोशियस बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। और साइकस जो है वो उसमें दो अलग अलग पेड़ होते हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। मेल साइकस का पेड़ और फीमेल साइकस का पेड़। मेल साइकस के पेड़ पर कोन होगा, फीमेल साइकस के पेड़ पर कोन नहीं होगा। तो हम देख के ही पहचान जाएंगे कि ये मेल साइकस है कि फीमेल साइकस है। जिस साइकस के पेड़ में कोन दिख जाए वो मेल साइकस है, और जिस साइकस के पेड़ में कोन न दिखे वो फीमेल साइकस है। तो कहोगे साहब कोन नहीं है तो क्या मेगास्पोरोफिल नहीं होगी, क्या होगी, लेकिन वो कोन के रूप में ऑर्गेनाइज नहीं होगी। आइए अब हम मेल कोन और फीमेल कोन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देख लीजिए मेल कोन है, ऐसे समझने के लिए डायग्राम, ये एक मान लीजिए कोन एक्सिस है और इसमें ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है ना, ऐसे माइक्रोस्पोरोफिल है। ये मेल कोन का सेक्शन है, ये कोन एक्सिस है और ये माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक। और इसी में सैक होता है जिसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक। मान लेते हैं ये पाइनस का मेल कोन है, तो ये जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर होगा इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरोफिल हो गया और इसी माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, ठीक। तो माइक्रोस्पोरेंजियम बना दिया, ये सब माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उनकी संख्या 2 हो सकती है या कई हो सकते हैं।
अब ये एक माइक्रोस्पोरोफिल पर एक इधर माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, एक उसके बगल में माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, तो दो हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल से एसोसिएटेड। और अगर तुम साइकस की बात करोगे, ये तो मान लो पाइनस का है, ये किसका है, ये मान लो पाइनस का है। लेकिन अगर यही तुम मेल कोन साइकस की बात करोगे, मेल कोन साइकस की, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि इसमें जो माइक्रो स्पोरोफिल होगा उसमें बहुत सारे माइक्रो स्पोरेंजियम नीचे पाए जाएंगे ग्रुप में, बहुत सारे। ये देखो, many microsporangium associated with single microsporophyll। और पाइनस के केस में क्या होगा, दो माइक्रोस्पोरेंजियम एक माइक्रोस्पोरोफिल से एसोसिएटेड होगा, एक इस तरफ और एक इसके पीछे। और यहां देखो कई सारे माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। इसी को सोरस बोला जाता है। एक ग्रुप को सोरस, कई सारे हैं तो सोराई कहा जाता है, सोराई। तो साइकस में ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल पर, और पाइनस में एक माइक्रोस्पोरोफिल पर दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा नीचे की तरफ। दोनों में ही आप देख रहे हो नीचे की तरफ मिलेगा, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, देखो माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो इनको लिख लोगे माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया, ये हो गया कोन, कोन की यूनिट हो गई माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल पर हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, और उनके अंदर क्या हो गए, माइक्रोस्पोर हो गया। अब यहां ध्यान रखना, चाहे वो पाइनस हो या साइकस हो, ये एक हमने बना दिया है, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। ये एक माइक्रोस्पोरोफिल दिखा दिया है, ये पाइनस का दिखा दिया है, पाइनस का माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल है, और ये उसका माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, उसमें मियोसिस होगा और 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। क्या बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर, ऐसे बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, तो उसमें हजारों माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है। चाहे वो साइकस हो या पाइनस, चाहे वो साइकस हो या पाइनस हो, ठीक। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और ये क्या हो गए, माइक्रोस्पोर हो गए। और हर माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बनता है, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। तो हर माइक्रोस्पोर से फिर ये पॉलन ग्रेन बनेगा, हर माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक। और पॉलन ग्रेन में पंख पाए जाते हैं, पाइनस का अगर पॉलन ग्रेन है तो ये पंख है, 2 पंख होते हैं पॉलन ग्रेन में, ठीक। तो हर माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा, और वो निकलेगा बाहर और हवा में उड़ते हुए जाएगा और ओव्यूल पर जाके गिर जाएगा, मेगास्पोरेंजियम पर जाके गिर जाएगा, फीमेल कोन के अंदर जाके गिर जाएगा, ठीक। तो ये हो गया विंगेड पॉलन ग्रेन्स, पंख वाले विंगेड पॉलन ग्रेन्स। पूछा जाता है किस प्लांट में पाया जाता है, पाइनस में पाया जाता है, पाइनस में पाया जाता है। और ये इसमें बहुत ज्यादा सेल्स नहीं होती हैं, और यही ये जो पॉलन ग्रेन होता है, इसको मैं पीजी लिख दे रहा हूं। तो पॉलन ग्रेन किससे बनता है, माइक्रोस्पोर से। तो माइक्रोस्पोर, ईच माइक्रोस्पोर develops into male gametophyte, male gametophyte। हर माइक्रोस्पोर एक मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है, और ये जो मेल गैमेटोफाइट होता है ये कुछ सेल का बना होता है और हाईली रिड्यूस्ड होता है। किसके तुलना में रिड्यूस होता है, टेरिडोफाइट के मेल गैमेटोफाइट
और ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाईली रिड्यूस्ड होता है, तो मेल गैमेटोफाइट जो होगा वो हाईली रिड्यूस्ड, मेड अप ऑफ फ्यू सेल ओनली, 3 सेल 4 सेल 5 सेल का बना होता है। साइकस में 3 सेल का बना होता है, पाइनस में 5 सेल का बना होता है, ठीक है, 4 सेल का बना होता है। वो डिपेंड करता है शेड करते समय कितनी सेल है, आगे जाके कितनी सेल है। तो मेड अप ऑफ फ्यू सेल्स। अब सेल्स की संख्या कितनी होती है, 3 to 5 लिख सकते हो, ठीक है। उतना अंदर नहीं जाना है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो विंगेड पॉलन ग्रेन साइकस में होता है कि पाइनस में, पाइनस में। फिर से समझ लो कि मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल का बना हुआ है। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। किससे बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। इनमें मियोसिस होता है, मियोसिस होता है। तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, वो हैप्लॉइड होंगे। सेल डिवीजन में बता चुके हैं, डिप्लॉयड सेल से अगर मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड सेल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो इस कोन में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर से जो पॉलन ग्रेन बना है, माइक्रोस्पोर से जो पॉलन ग्रेन बना है, ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये विंग हो गया, पॉलन ग्रेन का क्या है, विंग हो गया। कितने विंग होते हैं, 2 विंग होते हैं। इनमें हवा भरी रहती है, वो चिड़िया वाला पंख नहीं होता है। इनमें एक्साइन होता है, पॉलन के चारों ओर जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन। और एक्साइन 2 जगह से फूल जाती है और अंदर हवा भर जाता है, सैक जैसा, गुब्बारे जैसा। तो ये हवा में तैरते हुए जाता है और पीले रंग का होता है। तो जब भी पॉलिनेशन का समय आता है, पहाड़ों पर आप देखोगे चीड़ के पेड़ में, पाइनस में, तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन मेल कोन से निकल के हवा में तैरते रहते हैं। पूरा हवा, पूरा वातावरण पीला पीला दिखाई देता है। उसको सल्फर शार बोलते हैं। शार मतलब बारिश, सल्फर की बारिश, यानी पॉलन ग्रेन की वजह से पूरा वातावरण जो है वो पीला पीला दिखता है। तो सल्फर शावर क्या है, पॉलन ग्रेन जो निकलते हैं पाइनस के पेड़ से, मेल कोन से, वो हवा में उड़ते हुए जगह जगह जा करके फीमेल कोन पर अगर गिर गए तो फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल होगा, उसी में मेगास्पोरेंजियम होगा, यानी ओव्यूल होगा, उसी में गिरना है उसको। इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो सल्फर शावर क्या हो गया, समझ में आया। येलो पॉलन ग्रेन्स जो है वो हवा में तैरते हैं, यही है सल्फर शावर, ठीक। तो जबकि साइकस का जो पॉलन ग्रेन होगा उसमें पंख नहीं होते हैं, उनमें पंख नहीं होते हैं, और उनमें बस पंख हटा देना और सेल की संख्या थोड़ी कम कर देनी है। तो साइकस के पॉलन ग्रेन में सेल की संख्या कम होती है, 2 या 3 होती है, और पाइनस में के पॉलन ग्रेन में सेल की संख्या 4-5 होती है, ठीक है। तो वही एनसीईआरटी बुक लिखा है कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म में, वो हाईली रिड्यूस होता है, क्योंकि उनमें सेल की संख्या बहुत ही कम होती है। यही जब आप टेरिडोफाइटा में जब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट बनाते हैं, उनमें सेल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उनके मेल गैमेटोफाइट बहुत बड़े होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बहुत बड़े होते हैं। इनके मेल गैमेटोफाइट उनके मेल गैमेटोफाइट के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटे होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। तो रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट विद फ्यू सेल्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। किसकी बात कर रहा है, पॉलन ग्रेन की बात कर रहा है। पॉलन ग्रेन किससे बनते हैं, माइक्रोस्पोर से बनते हैं। माइक्रोस्पोर किससे बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है। माइक्रोस्पोर में माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड होते हैं। हर माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बनता है। आई बात समझ में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमने आपको बता दिया कि मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है जिम्नोस्पर्म में। अब आइए जिम्नोस्पर्म का फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रक्चर डिस्कस करें। साइकस में तो फीमेल कोन होता नहीं है, तो वहाँ मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजियम की बात करेंगे। जबकि पाइनस में मेल फीमेल कोन बनता है, तो वहाँ फीमेल कोन, मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजियम सब की बात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये फीमेल कोन है पाइनस में, ठीक, और साइकस में तो फीमेल कोन होता नहीं है। तो साइकस में जो नॉर्मल लीफ होती है, उन्हीं के बीच बीच में मेगास्पोरोफिल ऐसे बिखरी रहती है। मेगास्पोरोफिल, ये एक मेगास्पोरोफिल हो गई, ऐसे ही ये दूसरी मेगास्पोरोफिल हो गई। यहाँ कोन नहीं बना था, तो मेगास्पोरोफिल है, ठीक।
तो मेगास्पोरोफिल स्पेशल लीफ होती है जिनके ऊपर मेगास्पोर पाए जाते हैं। ये तो नॉर्मल, ये तो पिनेटली कंपाउंड लीफ है, पिनेट लीफ है, ठीक है। तो इसी लीफ का जड़ में ये मेगास्पोरोफिल जो है वो छिपी रहती है, ठीक, ये मेगास्पोरोफिल। और इसी मेगास्पोरोफिल पर मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है लेटरल साइड में। तो ये देखिए, ये मेगास्पोरेंजियम, ये मेगास्पोरेंजियम, ये देखो मेगास्पोरेंजियम। तो तुमको समझ में आ गया कि फीमेल पेड़ जो होता है साइकस का, उसमें मेगास्पोरोफिल डायरेक्ट दिखता है, उसमें कोन नहीं होता। तो मेगा स्पोरोफिल दिखेगा और उसके ऊपर ये गोल सा मेगास्पोरेंजियम दिखेगा, मेगास्पोरेंजियम दिखेगा। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल दिखेगा, मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल दिखेगा, ठीक, ओव्यूल दिखेगा। जबकि ये हो गया साइकस, कौन सा प्लांट, फीमेल प्लांट। और फीमेल कोन पाइनस में, पाइनस में मेल और फीमेल प्लांट जैसी चीज नहीं होती, वहां एक ही प्लांट पर मेल कोन फीमेल कोन दोनों होता है। मेल कोन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फीमेल कोन डिस्कस कर रहे हैं। तो फीमेल कोन में भी एक सेंट्रल एक्सिस होगा और उस सेंट्रल एक्सिस के चारों स्पाइरली अरेंज्ड वो स्पोरोफिल होंगी, ठीक है। और माइक्रो मेगास्पोरोफिल होंगी और इनसे एक ओव्यूल ऐसे लटका हुआ मिलेगा, ऐसे, ठीक है। ये तो अब आप समझ लीजिए कि ये है ओव्यूल, ठीक है, ये है ओव्यूल। तो ये हो गया मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ठीक है। और ये हो गया मेगास्पोरेंजियम, क्या हो गया, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, दोनों को मेगास्पोरेंजिया कहेंगे प्लूरल। और ये हो गया कोन एक्सिस, ये जब आप सेक्शन काटेंगे तो आप देख रहे हैं कि कोन बना हुआ है मेगास्पोरोफिल का, और मेगास्पोरोफिल पर पाए जाते हैं कौन, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा मेगास्पोर, जो अभी आगे बताएंगे। इसमें भी अंदर मेगास्पोर होगा, इसमें भी अंदर मेगास्पोर होगा। मेगास्पोरेंजियम को ही क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो अब इसकी ओव्यूल की बात करें चाहे इसकी ओव्यूल की बात करें, ओव्यूल का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है जैसे एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब हम ओव्यूल की अगर बात करें तो ओव्यूल में सबसे बाहर इंटेगुमेंट होता है, ठीक है, इंटेगुमेंट होता है। तो ओव्यूल की जो कवरिंग होती है वो इंटेगुमेंट उसको कहा जाता है। तो ये इंटेगुमेंट हो गया, एक तरह से मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो साइकस का हो, पाइनस का हो, लगभग एक ही जैसा होता है। हाँ, पाइनस में जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है, वो ऐसे नहीं, उसका मुंह ऊपर, ये जो ओव्यूल का जो ओपनिंग होता है इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल जब ऊपर की तरफ रहता है तो ऑर्थोट्रोपस है। साइकस में जो ओव्यूल होता है वो उसका मुंह ऊपर की तरफ होता है माइक्रोपाइल का, तो उसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहेंगे साइकस में। लेकिन पाइनस में ओव्यूल ऐसे लटका रहता है, नीचे की तरफ माइक्रोपाइल का मुंह होता है, तो वो एनाट्रोपस उसको कहेंगे। तो ये भी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, ओव्यूल बस जिक्र किया है। याद कर लेना, पाइनस में एनाट्रोपस ओव्यूल, साइकस में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, कोई बात नहीं। इंटेगुमेंट के अंदर जो भी सेल का समूह दिख रहा है, जो मास दिख रहा है, टिश्यू दिख रहा है, उसको न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। और इसी न्यूसेलस में एक कोई सेल जो है वो अपने आप को बाकी सेल से अलग कर लेती है और उसी को बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। और ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, पूरा ओव्यूल ही डिप्लॉयड होता है। ध्यान रखिए, ये जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हो सारा का सारा डिप्लॉयड है। जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हो वो सारा का सारा डिप्लॉयड है। ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल सब डिप्लॉयड है। सिर्फ मेगास्पोर हैप्लॉयड होता है क्योंकि वो मियोसिस से बनता है। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या है, यानी वन ऑफ द म्यूसेलर सेल get
converted to मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है वन ऑफ द न्यूसेलर सेल, ठीक। और इसमें मियोसिस होता है, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर इसमें डिप्लॉयड है। इसमें जब मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर बनेंगे। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, और वो मियोसिस से बन रहा है। तो सारे के सारे मेगास्पोर क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो मेगास्पोर क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और इसमें से 3 मेगास्पोर जो होगा वो डिजनरेट कर जाएगा। 3 मेगास्पोर डिजनरेट कर जाएगा, सिर्फ 1 मेगास्पोर फंक्शनल होगा। 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, ठीक है। ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। 3 नष्ट हो जाएगा, केवल 1 ही मेगास्पोर बचेगा एक ओव्यूल में। और यही जो सिंगल मेगास्पोर बनेगा, तो सारे के सारे हैप्लॉइड है ना, एन 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 एन। तो इसी से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। जो बचा हुआ मेगास्पोर है उसी से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो हम बना देते हैं इस ओव्यूल के अंदर, देखो ध्यान से, ठीक। और इसमें एक जो बचा हुआ मेगास्पोर है, ये जो बचा हुआ देखो इसके जगह पर तो 4 सेल बन गए। ये तो मेगास्पोर मदर सेल था, यही डिवाइड होकर के 4 सेल इसी जगह बना दी। तो 4 सेल इसी जगह बन गई। अब उसमें से 3 सेल नष्ट हो गई, तो एक ही सेल जो बची इसी जगह पर, उसी को बोल रहे हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो फंक्शनल मेगास्पोर से जो है वो एक फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जिसको एंडोस्पर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोस्पर्म कहेंगे। तो फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड, और ये मल्टी सेलुलर होगा। इसमें सेल की संख्या बहुत ज्यादा होगी। मेल गैमेटोफाइट में सेल की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। मेल गैमेटोफाइट में सेल की संख्या 3 से लेकर 5 तक होती है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट जो बनता है उसमें सेल की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और इसी को बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में कौन सा जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है? गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। देखो ना, फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। और गैमेटोफाइट है तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? एन होगी। यानी एंडोस्पर्म क्या होगा? एन होगा। एंडोस्पर्म क्या होगा? एन होगा, हैप्लॉइड होगा। तो इस पूरे ओव्यूल में, मेगास्पोरेंजियम में कौन कौन से स्ट्रक्चर थे जो हैप्लॉइड थे? मेगास्पोर और मेगास्पोर से बनने वाला फीमेल गैमेटोफाइट, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। और इसमें आर्किगोनिया बनेगा, 2 से 3 आर्किगोनिया बनता है। तो ये आर्किगोनिया बन जाएगा। और आर्किगोनिया बताए थे फ्लैश शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा में आर्किगोनिया होता है, जिम्नोस्पर्म में भी आर्किगोनिया बनता है। इसके ओव्यूल में आर्किगोनिया होता है, और ये उसकी ओपनिंग है। और इसका जो नीचे फूला हिस्सा होता है उसको वेंटर बोलते हैं, और इसी में एग होता है। तो अब समझ में आ गया? तो आर्किगोनिया बना दिया और एग बना दिया। तो आर्किगोनिया कहां पाई जाती है? बोलोगे ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर कहां पाई जाती है? एंडोस्पर्म में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? एंडोस्पर्म में। तो जब पूरा का पूरा एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, तो आर्किगोनिया और उसके अंदर जो एग होगा वो भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, वो भी एन होगा, एन होगा। बस ये जो कहानी है वो यही समाप्त होती है। जो फीमेल कोन या जो मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर जो आर्किगोनिया तक का जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया है। अब जब पॉलन ग्रेन आके गिरेगा, कहां पर गिरेगा? माइक्रोपाइल पर। इसके अंदर जब घुसेगा, यहां से जब अंदर घुसेगा तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलता है। पॉलन ट्यूब आकर के आर्किगोनिया के मुंह के पास पहुंच जाएगा। और पॉलन ग्रेन के अंदर होता क्या है? मेल गैमीट होते हैं। क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं। वो मेल गैमीट होता है, तो ये आर्किगोनिया के अंदर घुस करके इस एग को फ्यूज करके क्या बना लेगा? जाइगोट बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। तो आर्किगोनिया कहां पाए जाते हैं? एंडोस्पर्म यानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पाए जाते हैं। इनकी संख्या 2 और मोर होती है। हमने 2 और 3 लिखा है, कुछ कुछ में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमन 2 और 3 होता है। तो इसलिए एनसीईआरटी को 2 और मोर लिखा है। आप भी 2 और मोर याद रखिएगा। तो मतलब आप पॉलिनेशन अब देख लें कि ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। ये एंडोस्पर्म है, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। इसमें
आर्किगोनियल चेंबर भी एक बना देते हैं, ये ऐसे। ये एंडोस्पर्म है, ठीक है। अगर फुली डेवलप्ड ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोपाइल है, ये देखिएगा ध्यान से चित्र, फर्टिलाइजेशन अब समझा है, ये माइक्रो स्पोरेंजियम है, ठीक है, यानी ओव्यूल है, साइकस पाइलस कुछ भी समझ लो, कोई भी जिम्नोस्पर्म एक जनरल, ये आपको मालूम है ये एंडोस्पर्म है। जैसे जैसे फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा, जो चारों तरफ न्यूसेलस था, आपको बताया था ना कि सबसे पहले ओव्यूल के अंदर इंटेगमेंट होता है, अंदर न्यूसेलस होता है, और कोई एक सेल न्यूसेलस की कन्वर्ट हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल में, और वो डिवाइड करके मेगास्पोर बनाती है, 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक मेगास्पोर बचता है, वो मेगास्पोर डिवाइड होकर के एंडोस्पर्म बनाता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और चारों तरफ जो न्यूसेलस है वो रिड्यूस होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। तो पूरा जगह एक तरह से फीमेल गैमेटोफाइट कवर कर दिया है, एंडोस्पर्म यानी फीमेल गैमेटोफाइट ने पूरा जगह कवर कर लिया है ओव्यूल का। आइए तो इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट है, ठीक, और ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल है, ठीक है, ये आर्किगोनिया है, उसके अंदर ये एग है, आर्किगोनिया है, ठीक, और उसके अंदर ये एग है, या फीमेल गैमेट उसको बोलते हैं, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे कि इंटेगुमेंट ही है जो केवल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अगर न्यूसेलस थोड़ा बहुत बचा है चारों तरफ तो वो भी डिप्लॉयड है, तो बाकी एंडोस्पर्म भी हैप्लॉयड है, आर्किगोनिया भी हैप्लॉयड है, एग भी हैप्लॉयड है, ठीक, ये क्लियर हो गया। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि इसमें ये जो चैम्बर दिख रहा है माइक्रोपाइल से, ये जो चैम्बर सारे पॉलन ग्रेन आकर के इसी में गिरते हैं। ये मानिए पॉलन ग्रेन आकर के गिर गया, पॉलन ग्रेन आके गिर गया, और इसके अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं। हर पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट होते हैं? 2। तो मेल गैमीट आप लिख लेंगे, ठीक, हर पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं, और इनको पॉलन ग्रेन लिख लेंगे, पीजी, पीजी मतलब पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन हो रहा है तभी ना आ रहा है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन जो है वो एनिमोफिली होती है, मतलब बाई एयर करंट, हवा से लेके आते हैं, हवा उड़ा करके पॉलन ग्रेन को लेके आता है। तो पॉलिनेशन में कौन मदद करता है जिम्नोस्पर्म में? एयर करंट। पॉलन ग्रेन आकर के जिस चैम्बर में गिरते हैं उस चैम्बर को बोलते हैं पॉलन चैम्बर। तो ओव्यूल के कुछ समय तक पॉलन ग्रेन उस चैम्बर में रहते हैं, तुरंत ही नहीं पॉलन ट्यूब बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, तो पॉलन चैम्बर होता है, पॉलन चैम्बर कंटेन्स पॉलन ग्रेन। तो याद रखिए पॉलन ग्रेन बनता कहां पर है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोर से हवा द्वारा उड़ के आया और ओव्यूल में एक पॉलन चैम्बर है, वहां जाके गिर गया और वहीं पड़ा रहा, 6 महीना साल भर वहीं पड़ा रहता है। ये नहीं कि पॉलन ग्रेन गिरा और तुरंत का तुरंत जो है वो पॉलन ट्यूब निकल गया, तो थोड़ा रहना पड़ता है, तो उसके लिए एक चैम्बर वहां बना हुआ है, उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो पॉलन चैम्बर पाया जाता है जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में। एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में कोई पॉलन चैम्बर नहीं होता। पॉलन चैम्बर क्यों पाया जाता है? क्योंकि पॉलन ग्रेन को वहां पर कुछ समय के लिए रहना पड़ता है, 6 महीना साल भर, अलग अलग जिम्नोस्पर्म के स्पीशीज के हिसाब से। उसके बाद फिर ये पॉलन, उसके बाद ये देखो ये आर्किगोनियल चैम्बर है। पॉलन चैम्बर के ठीक नीचे कौन सा चैम्बर? जहां आर्किगोनिया खुलती है उसको आर्किगोनियल चैम्बर कहते हैं, आर्किगोनियल चैम्बर। इसमें नीचे भी कुछ गैप होता है। अब आर्किगोनियल चैम्बर में ध्यान रखना, अगर साइकस है तो उसमें पानी भरा रहता है, वाटर स्प्रिंग, वाटर स्प्रिंग, ठीक। और अगर पाइनस है तो वाटर नहीं होता है, वाटर एब्सेंट। तो ये जो जगह है इसमें टिश्यू भरा होगा, बहुत कम सेल्स होंगी, तो पाइनस है। पानी भरा होगा तो साइकस है। अब पॉलन ट्यूब ऐसे पाइनस में पॉलन ट्यूब ऐसे ग्रो करते हुए आया और जाकर के आर्किगोनियल चैम्बर को क्रॉस करते हुए आर्किगोनिया के मुंह पर खुल गया और मेल गैमीट को छोड़ दिया। इसी में 2 मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट आगे चल के नष्ट हो जाता है, एक ही मेल गैमीट बचता है। एक छोटा मेल गैमीट होता है, एक बड़ा मेल गैमीट होता है। बड़ा वाला जो है बच जाता है, छोटा वाला समाप्त हो जाता है। तो ये मेल गैमीट है, मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर दिया पॉलन ट्यूब की मदद से, और मेल और गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज की और आर्किगोनिया के अंदर क्या बन गया?
आर्किगोनिया के अंदर जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ जो फीमेल गैमेटोफाइट देख रहे हो या एंडोस्पर्म देख रहे हो, वो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नहीं है, वो स्पोरोफाइट के अंदर है। स्पोरोफाइट समझ रहे हो? ओव्यूल स्पोरोफाइट है ना, ओव्यूल की जो दीवार है इंटेगुमेंट वो स्पोरोफाइट है ना। ओव्यूल खुद जुड़ा हुआ किससे? मेगास्पोरोफिल से, वो भी स्पोरोफाइट है ना। मेगास्पोरोफिल खुद किसका हिस्सा है? फीमेल कोन का, वो भी स्पोरोफाइट है। फीमेल कोन किससे जुड़ा हुआ है? पेड़ से जुड़ा हुआ है, पत्ती से जुड़ा है, मतलब तने से अटैच है, तो वो भी तो स्पोरोफाइट है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है अपने को जिंदा रखने के लिए। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है। पॉलन ग्रेन भी देखो कहाँ बन रहा था? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, केवल हवा में थोड़ी देर के लिए उड़ के आया, वो फिर चला गया स्पोरोफाइट के अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो गैमेटोफाइट यहाँ डिपेंडेंट है किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर, जिम्नोस्पर्म में। जबकि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस दिखाते हैं, फ्री लिविंग दिखाते हैं। यहाँ देखो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म गैमेटोफाइट है, इसको न्यूट्रिशन के लिए अपने चारों ओर के टिश्यू पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, इसको निकाल के बाहर फेंक दोगे तो मर जाएगा। जबकि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में तो गैमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग होते हैं। थैलस, प्रोथैलस, वो अपना खुद का भोजन बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। रिक्सिया मार्केंसिया का थैलस अपना भोजन खुद का बनाता है। टेरिडोफाइट का प्रोथैलस, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट अपना खुद का भोजन बनाते हैं। लेकिन यहाँ जो मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट है भोजन के लिए स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है। तो गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, इन विच केस जिम्नोस्पर्म, और यही केस एंजियोस्पर्म में भी होगा। तो एनसीईआरटी बुक यहाँ लिखी हुई है। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमीट होते हैं, एक मेल गैमीट बड़ा, एक मेल गैमीट छोटा। बड़ा वाला ही जाकर के एग से फ्यूज करता है, छोटा वाला नष्ट हो जाता है। ध्यान रखना, साइकस का जो मेल गैमीट होता है वो लट्टू जैसा होता है और उसमें सीलिया निकले रहते हैं। तो साइकस मेल गैमीट इज सीलिएटेड, और यही सीलिया के कारण ये जो बीच में आर्किगोनियल चैम्बर में पानी भरा रहता है, इसी में मेल गैमीट छोड़ दिए जाते हैं और ये पानी में तैरते हुए आर्किगोनिया में घुस जाते हैं। तो साइकस में पॉलन ट्यूब केवल आर्किगोनियल चैम्बर तक ही बनता है, अब मेल गैमीट को छोड़ दिया जाता है इस पानी में। अब पानी में तैरते हुए आर्किगोनिया भी के अंदर भी पानी घुसी रहती है, उसमें जा करके तैरते हुए फर्टिलाइजेशन कर देता है। तो साइकस में फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? पॉलन ट्यूब भी बनता है और मेल गैमीट में सीलिया भी होता है और पानी में तैरते हुए आर्किगोनिया के अंदर घुस जाता है। लेकिन पाइनस के केस में पॉलन ट्यूब सीधे पहुंचा देता है आर्किगोनिया के अंदर तक मेल गैमीट को, क्योंकि पाइनस में मेल गैमीट नॉन सीलिएटेड होता है। ठीक है, इन पाइनस मेल गैमीट इज नॉन सीलिएटेड। तो पानी में छोड़े, पानी इसीलिए नहीं पाया जाता। पानी में सीलिया का क्या काम करता है? पानी में तैरने में मदद करता है। तो पाइनस का मेल गैमीट पानी में तैर ही नहीं पाएगा, इसीलिए आर्किगोनियल चैम्बर में पानी नहीं पाया जाता पाइनस के। वहां पॉलन ट्यूब को आर्किगोनिया के मुंह तक पहुंचाना पड़ता है मेल गैमीट को, इवन थोड़ा अंदर तक पहुंचाना पड़ता है ताकि मेल गैमीट एग तक पहुंचा दे, खुद तो चल पाएगा नहीं। तो पाइनस में मेल गैमीट नॉन सीलिएटेड, साइकस में मेल गैमीट टॉप शेप लट्टू शेप होते हैं और सीलिएटेड होते हैं। और ये बताता है, इस सीलिया का पाया जाना साइकस में ये बताता है कि इनके एंसेस्टर्स जो थे एक्वेटिक थे। जो एक्वेटिक एंसेस्टर मतलब ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा इनके एंसेस्टर्स थे, उनमें भी तो सीलिएटेड गैमीट्स होते हैं, पानी में तैर करके आर्किगोनिया में जाते हैं। तो एक अपना हिंट दे रहा है कि देखो हमारे पूर्वज जो थे एक्वेटिक थे, हम भी उन्हीं से बने हैं। हम में पॉलन ट्यूब बन रहा है पहली बार, लेकिन हम में सीलिया है, इसलिए हम पानी में तैरने वाला भी अपना प्रॉपर्टी दिखाएंगे साइकस में। लेकिन पाइनस में ऐसा नहीं होता है। तो साइकस और पाइनस में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो हमने आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से जिम्नोस्पर्म में जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसमें एम्ब्रियो बन जाता है, तो चूंकि एक से ज्यादा आर्किगोनिया होता है तो एम्ब्रियो इसमें भी बनेगा, एम्ब्रियो इसमें भी बनेगा। तो आप देखेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर ओव्यूल से पूरा क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। तो ओव्यूल से जब सीड बनेगा, ये मान लो सीड बन गया, ये पूरा स्ट्रक्चर सीड बना लिया, सीड बन गया। लेकिन इसमें एम्ब्रियो एक बनेगा कि दो बनेगा? जितने आर्किगोनिया होंगे, एक दो आर्किगोनिया है तो दो एम्ब्रियो बनेगा, दो बार फ्यूजन होगा। चार आर्किगोनिया है तो चारों में फ्यूजन होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन तो कई आके गिरेंगे ना, तो कई में मेल गैमीट में जाएगा। तो मैनी एम्ब्रियो बनते हैं सीड में जिम्नोस्पर्म के। तो जिम्नोस्पर्म के सीड में क्यों एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनता है?
क्योंकि कई आर्किगोनिया होता है ओव्यूल में, कई एग बनते हैं, कई का फर्टिलाइजेशन होता है, तो कई एम्ब्रियो बनेगा, तो एक बीज से एक से ज्यादा पौधे निकलते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में एक बीज में एक ही एम्ब्रियो होता है यूजुअली। तो पॉली एम्ब्रियोनी वाला फीचर किसमें कॉमन है? जिम्नोस्पर्म में। मेनी एम्ब्रियो, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। तो जिम्नोस्पर्म सीड क्या दिखाता है? पॉली एम्ब्रियोनी दिखाता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियोनी नहीं होता है। तो हमने आपको प्रॉपर्टी के साथ कोशिश किया है कि चीजों को समझा दें। कुछ एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा है लेकिन जरूरी है।